हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। एक और लेक्चर आपके सामने है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में आप जानते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक है फर्स्ट ए ग्रुप सो कॉल अल्कली मेटल और एक है सेकेंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एक कंपैरेटिव वे से, एक डिटेल वे से हम सारे लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे आप। तो चलो शुरू करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनके बारे में क्या डिटेल्स हैं और इन एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। अब क्योंकि हाईली रिएक्टिव हैं तो डेफिनेटली ये एलिमेंट कभी भी फ्री स्टेट में तो नहीं पाए जा सकते। यहीं से कहानी को शुरू करते हैं कि पहला सेंटेंस ही हमने यही लिखा है कि नो एस ब्लॉक एलिमेंट अकर्स इन फ्री स्टेट। कोई भी जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, हाईली रिएक्टिव हैं। जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कभी क्लोराइड की सूरत में, कहीं कार्बोनेट की सूरत में, कोई सल्फेट की सूरत में, कोई नाइट्रेट की सूरत में। एटलीस्ट ये बात क्लियर हो गई कि एस ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी नेवर एंड एवर अकर्स इन द फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट में पाए नहीं जा रहे, हमें अब क्या करना होगा? जो इनके डिफरेंट ओर्स हैं या जो भी कंपाउंड्स इसके नेचर में अवेलेबल हैं उनमें से इन एस ब्लॉक एलिमेंट को हमें क्या करना है? आइसोलेट करना है। हाँ, आप यूँ भी कह सकते हैं कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल्स हैं और मेटल्स जिनको उनके ओर से या उनके कंपाउंड से जब एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो इसको सिंपली आप मेटलर्जी भी कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि सारा मामला क्या है। एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड। एस ब्लॉक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन एस ब्लॉक एलिमेंट के जो क्लोराइड्स हैं उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्लोराइड्स की इलेक्ट्रोलाइसिस यूजुअली की जाती है जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं। तो उनमें से एक एग्जाम्पल जहां से किस्सा शुरू कर रहा हूं नाउ, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। अब आप सब जानते हैं कि सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाउन प्रोसेस। और डाउन प्रोसेस जहां किया जाता है, ठीक है, डाउन प्रोसेस जिस जगह पे किया जाता है उसको हम जनरली क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाउन सेल। ठीक है, तो डाउन सेल या डाउन प्रोसेस जो है ये प्रोसेस यूज किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन बेस्ड सारा टॉपिक लेंगे। तो जरा देखें कैसे। अब क्योंकि डाउन सेल है और सेल एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कंपार्टमेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होती है। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके क्रॉस हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ करंट वो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे माइग्रेट करते हैं और डिस्चार्ज होते हैं। तो इस पूरे खेल में डाउन प्रोसेस जो है, जो डाउन सेल में किया जाता है, इस केस में आप देख सकते हैं कि जो एनोड है वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एनोड जो होता है वो मिडिल पार्ट पे होता है और ये ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट ही वाहिद एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का जो कि बेस कंडक्टर है। दूसरी तरफ जो कैथोड हम यूज करते हैं वो होता है आयरन। कैथोड जो होता है वो क्या होता है? आयरन। तो एनोड ग्रेफाइट है और कैथोड जो है वो क्या है? आयरन। एक दूसरी चीज कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कैथोड और एनोड एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं बाय द आयरन गाज डायफ्राम। यानी कैथोड और एनोड एक दूसरे से अलग पड़े होते हैं ताकि उन पे डिस्चार्ज होने वाले पार्टिकल दोबारा आपस में कंबाइन ना हो। क्योंकि सोडियम को अगर हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड की जो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो याद रखो कि सोडियम भी मिलेगा, क्लोरीन भी मिलेगा, दोनों आपस में रिकम्बाइन ना हो। तो दोनों इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एक डायफ्राम यूज किया जाता है और ये डायफ्राम बना होता है आयरन गाज का। आयरन गाज का काम इन दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट करना है ताकि इस इलेक्ट्रोड पे या इन इलेक्ट्रोड पे जो भी चीज डिस्चार्ज होती है वो रिकम्बाइन ना हो। नंबर एक, इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर कौन सी है जो जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है? तो लिखा है कि फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी जब हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसके क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। सोडियम को बनाना है तो सोडियम क्लोराइड का लेंगे।
तो सोडियम क्लोराइड जो है ये यूज़ किया जाता है फ्यूज्ड स्टेट में, लेकिन इसके साथ हम थोड़ा बहुत क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ये बात भी याद रखें कि कैल्शियम क्लोराइड का जो काम है वो एज ए इम्प्योरिटी है, और इम्प्योरिटी की वजह से आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, रिड्यूस होती है। और सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट जो एक्चुअल में 801 डिग्री सेल्सियस है, कैल्शियम क्लोराइड के इस्तेमाल करने से करीबन ये जो मेल्टिंग पॉइंट में जो रिडक्शन होती है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और इस तरह से टेम्परेचर 801 से रिड्यूस होकर कहाँ तक आता है, 600। सो दैट्स अ वे हाउ वी आर रिड्यूसिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। ध्यान से सुनेंगे, सोडियम क्लोराइड यूज फॉर द गेटिंग द सोडियम मेटल। सोडियम क्लोराइड को मोल्टन फॉर्म में लिया जाएगा। सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट हाई है। सोडियम क्लोराइड की चूंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो प्रोसेस को ऑपरेट करना थोड़ा सा फिजिबल नहीं रहता। थोड़ा सा टेम्परेचर को लो रखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इम्प्योरिटी डालते हैं। इम्प्योरिटी डालने से फ़ायदा यह है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करने के लिए वो तो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है उसके साथ थोड़ी सी इम्प्योरिटी आती है, लेकिन इम्प्योरिटी जानबूझ के कैल्शियम क्लोराइड डाल दी जाती है, जो आगे जाके कोई ज़्यादा इशू का सबब नहीं बनती। तो चलो देखते हैं मामला क्या है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आप जानते हैं कि सोडियम आयन डिस्चार्ज होंगे बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम सोडियम। क्लोराइड आयन जो होंगे दे विल बी डिस्चार्ज बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अ क्लोरीन गैस। सोडियम जो मिलता है वो मिलता है लिक्विड स्टेट में, क्योंकि उस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, और क्लोरीन जो मिलती है वो मिलती है गैस की सूरत में। जिस तरह से ये जो कैथोड पे रिएक्शन हुआ है या एनोड पे रिएक्शन हुआ है, अगर इस दोनों रिएक्शन को आपस में ऐड कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इक्वल होते हैं। तो फिर दोनों आयन जो रिएक्टेंट साइड के हैं रिएक्टेंट साइड पे लिखे, प्रोडक्ट साइड के आयन को प्रोडक्ट साइड पे लिखे, तो टोटल आयन जो थे वो डिस्चार्ज हुए, और इस तरह से हमें मिला सोडियम मेटल, और इस तरह से हमें मिली कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। जो रिएक्शन आपके सामने हो रहा है इसके साथ साथ एक और रिएक्शन भी हो रहा होता है। जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की थी कैल्शियम क्लोराइड, उसकी भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होगी, वो भी क्लोरीन गैस बना रहा होगा। उसके साथ साथ कैल्शियम मेटल भी मिल रहा होगा, लेकिन कैल्शियम मेटल जो हमें मिल रहा होता है वो सोडियम के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखें कि पहले तो ये बात क्लियर करें कि इस केस में जो हमने कार्बन यूज़ किया था एज ए इलेक्ट्रोड जो कि ग्रेफाइट था, एनोड सिर्फ कार्बन ही यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इस केस में एनोड पे कलेक्ट होने वाली जो गैस है वो आप जानते हैं वो है क्लोरीन गैस। ठीक है, वो है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस जो होती है दैट डज नॉट रिएक्ट विथ इट। कार्बन जानबूझ के इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एनोड जो है कार्बन, उसके साथ क्लोरीन डायरेक्टली कंबाइन नहीं होती। क्लोरीन जिन एलिमेंट के साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं होती उनमें से एक कार्बन है। तो दिस इज वाई ग्रेफाइट इज द आइडियल इलेक्ट्रोड, सो दैट वी गेट द क्लोरीन गैस जो कि इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो प्रोसेस में कोई हर्डल नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आगे लिखा है कि कैल्शियम इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड एट कैथोड बट रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम द मोल्टन सोडियम ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी। और आपने पढ़ा हुआ है कि सोडियम भी हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, और साथ साथ में आपको कैल्शियम भी मिलेगा, वो भी लिक्विड स्टेट में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, करीबन 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस प्रोसेस में। सोडियम भी मोल्टन स्टेट में है, कैल्शियम भी मोल्टन स्टेट में, लेकिन दोनों मेटल आपस में मिक्सअप नहीं होते। कैल्शियम नीचे रहता है, सोडियम ऊपर रहता है, क्योंकि कैल्शियम की डेंसिटी ज़्यादा है, सोडियम की डेंसिटी कम है। आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई दिस इज द आइडियल वे टू गेट दिस सोडियम मेटल। इसी तरह से जैसे सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन को हमने डाउन प्रोसेस से जो करते हैं, ऐसे हम अब बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल, जो कि सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट आपकी बुक में मेंशन है। मैग्नीशियम के जो डिफरेंट ओर्स हैं उनमें से कुछ जो डबल साल्ट हैं, जैसे कि एक है डोलोमाइट जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की कॉम्बिनेशन है, एक है कार्नालाइट जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड की कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद 6 वाटर मॉलिक्यूल। एक और चीज़ भी मैग्नीशियम की एज ए और मिलती है ज़मीन में, नाउ दैट इज कॉल्ड मैग्नेसाइट जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये बात याद रखें कि मैग्नीशियम को हासिल करने के लिए डोलोमाइट का इस्तेमाल नहीं करते, हम कार्नालाइट या मैग्नेसाइट इन दोनों में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कार्नालाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहली पॉइंट आप देखें कि क्या लिखी है, लिखा है कि मैग्नीशियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड कार्नालाइट। ये जो कार्नालाइट है पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की कॉम्बिनेशन, इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइज करते हैं।
मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये तो है ही, लेकिन जो पोटेशियम क्लोराइड पड़ा है ना, इट फंक्शन एज ए इम्प्योरिटी जो मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी जो कार्नालाइट में है, हमें मिलेगा मैग्नीशियम, इसके साथ क्लोरीन गैस भी मिलेगी। एक तो तरीका यह है कि कार्नालाइट को फ्यूज करें, मेल्ट करें और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करें। लेकिन अगर मैग्नीशियम को अगर मैग्नेसाइट से हासिल करना है तो मैग्नेसाइट से हासिल करने की टेक्निक कुछ यूं है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द मैग्नेसाइट। सबसे पहले मैग्नेसाइट को स्ट्रांगली हीट करके इसको डिकम्पोज किया जाता है इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है उसके साथ एक आउटलाइन है जो याद रखनी है कि सेकेंड ग्रुप के जो कार्बोनेट हैं, सेकेंड ग्रुप के जो कार्बोनेट हैं, अगर उनको स्ट्रांगली हीट किया गया सो दे विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ऐसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सेकेंड ग्रुप के जो कार्बोनेट्स हैं ऑन स्ट्रांग हीटिंग दे डिसोशिएट टू गिव मेटल ऑक्साइड, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, और साथ साथ में जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से मैग्नेसाइट को डिकम्पोज करके हमने पहले कन्वर्ट किया किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एस्केप हो जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिला है इसको बाद में कार्बन के साथ मिक्स करके इसको क्लोरीन की मौजूदगी में इसको हम रिएक्ट करवाते हैं। तो कार्बन पार्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो भी प्रोसेस के दौरान एस्केप हो जाती है क्योंकि गैस है। जबकि क्लोरीन पार्ट जो है वो मैग्नीशियम के साथ बनाता है क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि मैग्नेसाइट था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मैग्नीशियम क्लोराइड में। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को भी जब हासिल करना है तो भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस उनके क्लोराइड्स की ही करेंगे, पर क्योंकि मैग्नेसाइट कार्बोनेट है तो सबसे पहले हमने कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, क्लोराइड में। अब क्या करेंगे, अब क्लोराइड को फ्यूज करेंगे और बाद में इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो मैग्नीशियम कैटाइन कैथोड पे जाएगा, क्लोरीन जो है वो एज एनाइन वो एनोड पे जाएगी। इस तरह से मैग्नीशियम अलग और क्लोरीन गैस अलग। ठीक है। एक और चीज जो याद रखनी है वो ये कि फ्यूज मैग्नीशियम क्लोराइड इज देन इलेक्ट्रोलाइज टू गेट द मैग्नीशियम मेटल, जो बात मैंने यहां पर अभी आपसे डिस्कस की। सी वाटर, समंदर का जो पानी है, दिस आल्सो कंटेन्स ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आप मैग्नीशियम को हासिल करना चाहते हैं तो समंदर के पानी से मैग्नीशियम क्लोराइड को अलग करके उसकी भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। लेकिन समंदर के पानी को अगर हम कलेक्ट भी कर लें और अगर उसको हम एवापोरेट करें तो सिर्फ हमें मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं मिलेगा, उसके साथ तो हंड्रेड्स ऑफ डिजॉल्व कंपाउंड जो उसके अंदर पड़े होते हैं वो सब मिल जाएंगे। तो समंदर के पानी से मैग्नीशियम क्लोराइड को अलग करने के लिए सी वाटर को एवापोरेट नहीं किया जाता है। एक नई टेक्निक, एक डिफरेंट टेक्निक जो है वो फॉलो की जाती है ताकि सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड ही समंदर के पानी से अलग हो, बाकी चीज़ें जो हैं वो डिजॉल्व स्टेट के अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर या पानी के अंदर पड़ी रहें। अब यहाँ पर टेक्निक क्या है तो ज़रा देखें। यू कैन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, नीचे AQ लिखा है ताकि हम ये बात कर सकें कि ये समंदर के पानी में डिजॉल्व स्टेट में है, aqueous सॉल्यूशन फॉर्म में है। हम लोग क्या करते हैं कि समंदर के पानी की सर्टेन क्वांटिटी लेकर उसके अंदर डाल देते हैं सिलेक्ट लाइम, और आप जानते हैं कि सिलेक्ट लाइम इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हम मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि समंदर के पानी में मौजूद है हम उसके अंदर सिलेक्ट लाइम डालते हैं तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो इसके OH आयन के साथ कंबाइन होते हैं और कैल्शियम जो होता है वो इसके क्लोरीन पार्ट के साथ कंबाइन होता है। तो इस तरह से हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाइट कलर प्रेसिपिटेट। ये एक सॉलिड है जो कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलकर जब कैल्शियम क्लोराइड बनाया तो ये पानी के अंदर डिजॉल्व स्टेट में चला जाता है, और इस तरह से हमने इसको क्या लिखा, एज AQ। तो समंदर के पानी में सिलेक्ट लाइम डालने से मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट हुआ एज ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम समंदर के पानी को फिल्टर कर लें तो पानी में बाकी जो भी डिजॉल्व चीज़ है वो पानी के साथ तो बह जाएगी, बाकी जो प्रेसिपिटेट है वो अलग हो जाएगी, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा सिर्फ। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेकर इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि क्या मिला है, वाटर। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वाटर जो यहाँ पर मिला है वो भी गैसियस स्टेट में होगा और ये वेपर फॉर्म में निकल जाएगा, बाकी बचेगा सॉलिड जो कि होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब फाइनली हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बना लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो एस्केप हो जाती है, और क्लोरीन पार्ट मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से समंदर के पानी में जो मैग्नीशियम क्लोराइड था
उसको प्रेसिपिटेट किया एज ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दोबारा हमने क्लोराइड में कन्वर्ट कर लिया। अब इस क्लोराइड को लेकर हम इसको फ्यूज करेंगे और बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम, और साथ साथ में एज ए बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस। सो दैट्स द वे हाउ मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड। मैग्नीशियम के अलावा एक और एलिमेंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, एंड दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, सिंपल इतना याद रखो कि कैल्शियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। यानी अगर हमें कैल्शियम को हासिल करना है तो हम कैल्शियम फ्लोराइड जो है उसकी कैल्शियम क्लोराइड जो है उसकी डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ हम थोड़ा सा क्या मिक्स करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। और यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड जो होता है नाउ इट लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि एज ए इम्प्योरिटी, अब आप सब जानते हैं कि इम्प्योरिटी हमेशा क्या करती है, मेल्टिंग पॉइंट को कम करती है। तो कैल्शियम फ्लोराइड रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट, और इस तरह से प्रोसेस जो होता है वो फिजिबल होता है और ऑपरेट करना हमारे लिए इजी रहता है। एक और एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है नाउ, दैट इज द बेरियम। बेरियम को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं तो जरा देखें। बेरियम को एक्सट्रैक्ट करने से पहले एक बात याद रखें कि बेरियम की जो अकरेंस है वो आपकी टेक्स्ट बुक में जो बताई गई है वो दो ऑप्शन में बताई गई है। एक है वाइटराइट जो कि है बेरियम कार्बोनेट, और एक है बेराइट जो कि है बेरियम सल्फेट। हम बेराइट जो है इससे बेरियम को हासिल नहीं करते, हम वाइटराइट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं टू गेट द बेरियम, क्योंकि वो तरीका हमारे लिए इजी रहता है और फिजिबल रहता है। अब तरीकाकार क्या है, तरीकाकार यह है कि बेरियम को जो बेराइट अपना वाइटराइट जो है बेरियम कार्बोनेट, उसको सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं HCl के साथ। तो याद रखो कि सेकेंडरी ग्रुप का कार्बोनेट, या फिर इस बात को यूं ले लेते हैं, कोई भी कार्बोनेट या बायकार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट या बायकार्बोनेट कोई भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा तीन प्रोडक्ट कॉमन बनेंगे, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेरियम कार्बोनेट को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो फिर एक बना बेरियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे कि दो मॉलिक्यूल जो HCl के हैं इसकी क्लोरीन बेरियम के साथ चली जाती है, हाइड्रोजन पार्ट जो होता है वो कार्बोनेट से ऑक्सीजन को पिक करके क्या बना लेता है, वाटर, और बाकी आप जानते हैं कि कार्बन के पास बचेंगे सिर्फ दो ऑक्सीजन, एंड दिस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे आर रिलीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस। फाइनली जब बेरियम क्लोराइड हमें मिल गया तो अब बेरियम क्लोराइड को लेकर हम इसको फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद हम इसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब बेरियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे फ्यूज स्टेट में तो वी विल गेट द टू थिंग्स, बेरियम जो हमारा टारगेट है और इसके साथ हमारा जो बाय प्रोडक्ट होगा दैट विल बी क्लोरीन। तो आई होप सो कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये पूरा पॉइंट आपको होपफुली समझ आया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।